आज का एक मेरा टॉपिक होगा बंगाल विजय। बंगाल विजय में हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे कि बंगाल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे कैसे बंगाल में अपना आधिपत्य बढ़ाया और उसको बंगाल विजय का नाम दिया गया। इस बंगाल विजय में मुख्य रूप से दो युद्ध आते हैं, पलासी का और बक्सर का युद्ध। पलासी और बक्सर का युद्ध। इन दोनों युद्ध को संयुक्त रूप से मिलाकर हम लोग बंगाल विजय के टॉपिक में पढ़ते हैं। इस बंगाल विजय टॉपिक को हम एक कहानी के माध्यम से आप लोग को समझाना चाहेंगे, जिसमें कि आप लोग एक अच्छा कंसेप्ट अपने अंदर बना पाएंगे और क्वेश्चन को करने में बाद में आपको सुविधा होगी। ठीक है, तो बंगाल जो है कैसे कैसे मुगलों के सत्ता से मुक्त होता चला गया और यह एक अलग प्रांत के रूप में उभरा, बंगाल के रूप में। इसी प्रकार से अवध भी उभरा, हैदराबाद भी उभरा। जब मुगल शक्ति कमजोर होती चली गई तो अलग अलग प्रांत जो है यहाँ अलग अलग शासकों के द्वारा अलग अलग प्रांत का स्थापना हुआ, जिसमें से एक बंगाल है। और यह ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बंगाल काफ़ी समृद्ध था, वस्त्र के उत्पादन के लिए भी था, कपास का उत्पादन था, आपका कृषि क्षेत्र था। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कच्चा माल उपलब्ध यहाँ जो था बहुतायत में था, बहुत मात्रा में कच्चा माल यहाँ उपलब्ध था, इसलिए अंग्रेजों की दृष्टि बंगाल पे ज़्यादा थी। और एक समय आता है जब बंगाल पर भारत के मुगल शासक का आधिपत्य जो है वह कमजोर होता चला जाता है और इसका फायदा कौन उठाते हैं? अंग्रेज को होता है। पता है क्या, आप लोग जान रहे हैं कि सबसे पहले मुगल के शासक आए बाबर के बाद हुमायूं का शासन कुछ दिन के लिए ब्रेक रहा। उसमें शेरशाह सूरी आए, शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी आए और पुनः शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी से अधिकार अपना हासिल किए। कौन? हुमायूं के बाद फिर अकबर आए, जो कि बहुत शक्तिशाली शासक हुए। उन्होंने मुगल साम्राज्य की सत्ता को अस्थिरता प्रदान की और उसको काफ़ी फैलाया भी। हिंदुओं के प्रति उदारता की नीति अपनाई, सुलह कुल की नीति अपनाई, धार्मिक विचार विमर्श भी बहुत ज़्यादा किया उन्होंने। इसके बाद फिर शासन आता है जहांगीर का, जहांगीर के बाद शाहजहां का, शाहजहां के बाद औरंगजेब का। तो शाहजहां के काल में चित्रकला का चरमोत्कर्ष हुआ। जहांगीर के समय चित्रकला का चरमोत्कर्ष पहुंचा। फिर शाहजहां के टाइम में क्या हुआ? स्थापत्य कला चरमोत्कर्ष पे था, जिसका जगता जीता उदाहरण है आपका ताजमहल। ठीक है, इसके बाद फिर औरंगजेब आया। औरंगजेब के कट्टरता को आप लोग जानते हैं कि औरंगजेब किस तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। औरंगजेब का साम्राज्य काफ़ी फैला। इसके बाद कट्टरता भी उसका प्रमुख रूप से रहा। हिंदुओं के काफ़ी मंदिरों को तोड़वाया औरंगजेब ने। इसके बाद औरंगजेब तक तो ठीक रहा। अभी हम मुख्य रूप से आ रहे हैं बंगाल में। तो औरंगजेब तक तो ठीक रहा। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1717 में। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल का जो शासक आता है वह उतना शक्तिशाली नहीं होता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासक उतना शक्तिशाली नहीं होता है। इसके बाद जो भी शासक आते हैं वो उत्तर मुगल कालीन कहलाते हैं, इसी वजह से। ठीक है, तो इसमें आगे चलते औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो शासक हैं वह महत्वपूर्ण रूप से 1717 में फारूक सियर। बंगाल विजय की कहानी की शुरुआत जो है यहीं से होती है, फारूक सियर से। फारूक सियर 1717 ईस्वी में जब शासक होते हैं
भारत के बादशाह के रूप में। तो फारूकसियन उस समय एक बीमारी से ग्रस्त होते हैं, जो गंभीर बीमारी है, काफ़ी दर्दनाक है, दर्द उसमें ज़्यादा हो रहा है उनको। और ऐसे स्थिति में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रतिनिधि मंडल आया हुआ था, जिसमें कि एक डॉक्टर है। उस डॉक्टर के द्वारा उनका इलाज किया जाता है और फारूकसियन ठीक हो जाते हैं। और फारूकसियन जब ठीक हो जाते हैं तो वो खुश होकर अंग्रेजी कंपनी को एक फरमान जारी करते हैं, जिसमें अंग्रेजी कंपनियों को बंगाल में 3000 रुपया वार्षिक कर देकर और बाकी कोई टैक्स नहीं देने के लिए उनको अनुमति प्रदान की जाती है कि आप इसी टैक्स को पे करके आप पूरे साल पूरे वर्ष आप यहाँ बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं खुले मन से, आपको कोई रोक से नहीं किया जाएगा। पहला तो फर्स्ट ये हो गया 3000 पर ईयर पे करना है, बाकी आपको व्यापार जितना चाहे उतना करिए। दूसरा मुख्य बिंदु था इसमें कि बंगाल में आप लीज पर या पट्टे पर भूमि ले सकते हैं। आपको भूमि वहाँ के सूबेदार द्वारा रोकी नहीं जाएगी, आप वो भूमि वहाँ लीज पे ले सकते हैं, ये अधिकार भी दिया गया। भूमि को किराए पर लेने की अनुमति मिल गई। इसके बाद तो ये जो दो फैसला था बंगाल के लिए और एक फैसला था सूरत के लिए। तो हम बंगाल भी पढ़ रहे हैं, तो बंगाल के लिए जो फैसला मिला ये बहुत ही अंग्रेजों के लिए क्या हो गया, वरदान के रूप में साबित हुआ। इसके बाद अंग्रेज खुले मन से बिजनेस करने लगा, भूमि भी यहाँ का किराए पे लेने लगा। आगे चल के क्या होता है, 1717 के बाद उस समय बंगाल में सूबेदार होता है मुगल का सूबेदार मुर्शीद कुली खां। बंगाल का सूबेदार होता है मुर्शीद कुली खां। इस फैसले से, फारूकसियन के इस फैसले से मुर्शीद कुली खां बहुत आहत होता है और वो क्या करता है, धीरे धीरे मुगल बादशाह के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को कम करता जाता है और वो अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करता है। कौन? मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां का शासन होता है सूबेदार के रूप में 1717 से 1727। ठीक है, 1717 से 1727 ये मुर्शीद कुली खां बंगाल का सूबेदार होता है। किसका रिप्रेजेंटेटिव होता है? मुगल बादशाह फारूकसियन का। ठीक है, लेकिन ये फारूकसियन के इस फैसले से मुर्शीद कुली खां नाराज हो जाता है और वो अपनी जिम्मेदारियों को जो बादशाह के प्रति था कर्तव्य निष्ठा, उसको वो कम करता चला जाता है। ठीक है, ये भी अपना काम कर रहा है, अंग्रेज भी और जो बंगाल का सूबेदार है मुर्शीद कुली खां, ये भी अपना काम पैरेलली दोनों चलता जा रहा है। आगे चल के फिर क्या होता है, 1727 में मृत्यु हो जाती है किसकी? मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो जाती है 1727 में। इसके बाद मुर्शीद कुली खां के बाद बंगाल का सूबेदार बनता है अलवर्दी खां। अलवर्दी बोलते हैं उसको, अलवर्दी नहीं, अलवर्दी खां। अलवर्दी खां बनता है क्या? बंगाल का सूबेदार। बंगाल का सूबेदार बन जाता है फिर कौन? अलवर्दी खां। कब बनता है? तो अलवर्दी खां 1740 में। ठीक है, 1740 में अलवर्दी खां सूबेदार बनता है। ये महत्वपूर्ण है। इससे पहले कुछ टाइम के लिए दो बनते हैं सूबेदार, उनका नाम है सरफराज और दूसरे इसमें सुजाउद्दीन और सरफराज। इससे पहले दो बनते हैं कौन? सुजाउद्दीन और सरफराज। तो उससे रिलेटेड कोई वैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। उसके बाद सुजाउद्दीन और सरफराज के बाद कौन बन जाते हैं? अलवर्दी खां, जो 1740 में सूबेदार नियुक्त होते हैं बंगाल का। 1740 से इनका कार्यकाल होता है 1756।
ठीक ना। 1740 से 1756 अलवर्दी खां का, और अलवर्दी खां से पहले सुजाउद्दीन और सरफराज, सुजाउद्दीन के बाद सरफराज, और सरफराज की हत्या करके अलवर्दी खां सूबेदार बनता है बंगाल का। इसके पीछे भी एक कहानी है कि जब सरफराज होता है सूबेदार, उस समय एक सेना नायक के रूप में बंगाल में होता है कौन, अलवर्दी खां। और अलवर्दी खां क्या करता है, सरफराज की हत्या करने के बाद वहाँ के जो अमीर वर्ग थे या मंत्री वर्ग थे, वो लोग इसके खिलाफ हो जाते हैं अलवर्दी खां को, और अलवर्दी खां अपने को बंगाल में स्थापित करने के लिए 2 करोड़ रुपया नजराना के रूप में मुगल बादशाह जो उस समय होते हैं उनको भेजता है, और उनसे एक शाही फरमान लेता है कि बंगाल का सूबेदार अब अलवर्दी खां ही है। इसके बाद वो अपने को सूबेदार के रूप में स्थापित कर लेता है बंगाल में, और इसका शासन 1740 से 1756 अलवर्दी खां का होता है। इस क्रम में एक बार सिर्फ अपने को इस्टेब्लिश करने के लिए अलवर्दी खां नजराना भेजता है किसको, मुगल बादशाह को। इसके बाद जब ये इस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर कभी ये नजराना नहीं भेजता है दोबारा, बात समझ रहे हैं, दोबारा फिर कभी उसको नहीं भेजता है मुगल बादशाह को, और फिर ये स्वयं को स्वतंत्र शासक के रूप में स्वतंत्र अपना राज चलाने लगता है अलवर्दी खां। ठीक है, अलवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है कब, मृत्यु ऑब्वियसली है 1756 लास्ट है, तो 1756 में अलवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। अलवर्दी खां के मृत्यु के बाद अब वहाँ का शासक या नवाब कौन होगा, ये प्रश्न चिन्ह हो जाता है। ये क्या हो जाता है, प्रश्न चिन्ह हो जाता है, इसलिए कि अलवर्दी खां का कोई पुत्र के रूप में संतान नहीं है, जो भी संतान है वह पुत्री के रूप में है। ठीक है, तो अलवर्दी खां की 3 बेटियां थी, घसीटी बेगम थी और 2 थी, जिसमें से बड़ी घसीटी बेगम थी जिसका निकाह कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था, जो उसमें बंगाल का हिस्सा था, और दूसरी बेटी का शादी हुआ था पूर्णिया, जो अभी के बिहार में है, और तीसरी बेटी का शादी हुआ था पटना, जो अभी बिहार की वर्तमान राजधानी है। ठीक है, तो जो छोटी वाली बेटी थी जिसका निकाह पटना में हुआ था, उसका बेटा था सिराजुद्दौला। ठीक ना, सिराजुद्दौला, उसका बेटा कौन था, सिराजुद्दौला, छोटी वाली बेटी का पुत्र था जिसका नाम था सिराजुद्दौला, और ये बंगाल का नवाब बनता है, लेकिन आंतरिक कलह बना रहता है, क्योंकि और बहनें थी, उनका भी संतान था, वो लोग भी चाहता था हम, लेकिन लेना तो किसी को चलता था। तो सिराजुद्दौला अंततः बैठता है, बंगाल का नवाब बनता है, और ये एक आंतरिक कलह का कारण बनता है, और उसके आगे चलते उसकी कमजोरी का ये बहुत बड़ा वजह बन जाता है आंतरिक कलह, जिसमें उसकी मौसियों से है, और वहाँ का जो मंत्री परिषद था, वहाँ के जो अमीर वर्ग थे, वो लोग इस चीज से क्या हो जाते हैं, खुश नहीं होते हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि सिराजुद्दौला यहाँ का नवाब बने। जिसमें कौन कौन था मुख्य रूप से, तो इसमें मुख्य रूप से था मीर जाफर, जो पहले से वहाँ काम कर रहा था। ठीक है, मीर जाफर, इसके बाद है राय दुर्लभ, ये नाम लिखना आप लोग, राय दुर्लभ, ये क्या था, राय दुर्लभ दीवान था वहां का, राय दुर्लभ क्या था, दीवान था। और घसीटी बेगम, जो आप जान ही रहे हैं, मौसी थी। इसके बाद तीसरा था अमीन चंद जो था वह व्यापारी था, अमीन चंद क्या था, व्यापारी था, और एक बहुत बड़े बैंकर कहे जाते थे उसमें बंगाल के, जगत सेठ। ठीक ना, तो चौथे थे जगत सेठ, जो धनी व्यक्ति थे और बहुत बड़े बैंकर के रूप में उन्हें देखा जाता था, जगत सेठ को, पूंजीपति। तो इस तरह से ये लोग सारे क्या थे, सिराजुद्दौला के विपक्ष में थे, ये नहीं चाहते थे कि सिराजुद्दौला यहाँ का नवाब बने। इसके बाद भी सिराजुद्दौला वहाँ का नवाब बनता है, और वो फिर अपना राजकाल चलाना शुरू करता है। कब, 1756 से, 1756 से आगे चलता है। और 1756 के लास्ट में ही, दिसंबर में,
एक घटना होती है कि सेंट विलियम फोर्ट जो है उसका किलेबंदी करने लगता है अंग्रेज, और फ्रांसीसी भी अलग करता है। दोनों के बीच से युद्ध चल रहा होता है और दोनों अपने अपने जगह का किलेबंदी घेरेबंदी करता है, जिसको कि सिराजुद्दौला द्वारा रोका जाता है एज ए नवाब, कि हम बंगाल का नवाब हैं और आप मेरे बिना परमिशन का घेराबंदी यहाँ नहीं कर सकते हैं। ये विरोध करने के मना करने के बाद भी, मना करने के बाद फ्रांसीसी तो मान गया, उसने किलेबंदी को रोक दिया, लेकिन अंग्रेजों ने किलेबंदी को जारी रखा और इसके बाद सिराजुद्दौला आक्रमण कर देते हैं और उस आक्रमण में कब्जा हो जाता है सिराजुद्दौला का विलियम फोर्ट पर। अंग्रेज को वहां से भागना पड़ता है और अंग्रेज जो सिपाही थे उस समय वहाँ, उसको एक 14 बाय 18 के कमरे में बंद कर दिया जाता है। इसमें कहा गया है अंग्रेजों के द्वारा कि 146 सिपाही को उस कमरे में बंद कर दिया गया था और सुबह जब दूसरे दिन उसको खोला गया तो मात्र 23 ही जीवित बचे थे, बाकी लोगों की मृत्यु दम घुटने से हो गई थी। और इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी जो था वो हॉलवेल थे। हॉलवेल ने इस घटना का चर्चा अपने रिपोर्ट में लिखा है। हॉलवेल जो अंग्रेजी अधिकारी था सेना का, हॉलवेल उसका प्रत्यक्षदर्शी था, वो भी उस कमरे में बंद था। तो हॉलवेल को आपको याद रखना है कि हॉलवेल घटना का जो है विस्तृत वर्णन कौन किया है, ब्लैक होल की घटना का, तो हॉलवेल। ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना, काल कोठरी की घटना भी इसे बोला गया है, काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके बाद फिर क्या हुआ, उस समय रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो मद्रास में थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, वो कहाँ थे, मद्रास में थे। और इस जानकारी के बाद वो पुनः बंगाल आते हैं और बंगाल में वो सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर देते हैं। और इस षड्यंत्र में वो साथ किसका लेते हैं, इन्हीं लोगों का जो सिराजुद्दौला के विरोधी पक्ष थे, मीर जाफर, राय दुर्लभ, अमीन चंद और घसीटी बेगम और जगत सेठ। इन सभी लोगों को वो अपने पक्ष में कर लेते हैं और 1757 में बैटल ऑफ प्लासी की युद्ध लड़ी जाती है, जिसमें नाम मात्र का युद्ध होता है और सारे सेनाएं जो सिराजुद्दौला की सेनाएं हैं वो मिली होती है किसमें, अंग्रेजों के साथ, और यह युद्ध नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि सिराजुद्दौला का आदमी या उसके संगठन का आदमी कौन कौन था जो अंग्रेजों से मिला हुआ था, तो वो नाम आप जान रहे हैं, तो ये जान रहे हैं आप लोग, और ये क्वेश्चन आता भी है, आप लोग जानते भी हैं सब लोग। लेकिन ये भी कभी कभी आता है कि इसमें से कौन लोग थे जो सिराजुद्दौला का साथ दिए और जो पूर्ण रूप से सिराजुद्दौला के साथ थे उसका नाम क्या था, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सिराजुद्दौला का साथ कौन दिए थे, तो उनका नाम था मीर मदान। मदान ये भी सेनापति थे। ये कौन थे, सिराजुद्दौला के ये भी सेनापति थे। और एक और सेनापति थे मोहनलाल। ये दोनों जो थे सिराजुद्दौला के वफादार थे और ये अंग्रेजों के साथ मिले हुए नहीं थे। तो इन दोनों सेनापतियों को क्या किया जाता है, प्लासी के युद्ध में मार दिया जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद सिराजुद्दौला को वहां से भागना पड़ता है और बाद में सिराजुद्दौला को भी मार दिया जाता है। इस तरह से प्लासी युद्ध में एक षड्यंत्र का युद्ध से कहा जाएगा और इसमें विजय हो जाती है अंग्रेजों की। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। इसमें एक और स्टोरी है कि सिराजुद्दौला की तरफ से कितने सैनिक थे। तो सिराजुद्दौला की तरफ से 50,000 की सेनाएं थी और अंग्रेजों की तरफ से 3,000, जो यहाँ के हिस्टोरियन बताते हैं। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव अपने लेटर में लिखा है, जो लेटर वो भेजा था ब्रिटेन के, अभी भी लाइब्रेरी में सुरक्षित है, कि मात्र 300 ही सैनिक थे हमारे पास और वहाँ 50,000 की सेनाएं थी। अगर इसको मान भी लिया जाए कि वो गलत बोल रहा है क्लाइव, अगर 3,000 भी था तो बहुत कम था,
हम लोग आसानी से उसको हरा सकते थे, लेकिन ये षड्यंत्र की वजह से सिराजदौला को अपनी जान गंवानी पड़ी और पलासी का विजय अंग्रेज के हाथों हो गया। यहाँ तक समझ गए। इसके बाद जब पलासी को विजित कर लेता है कौन, अंग्रेज, तब क्या करता है, वो जिसका साथ लिया था सेनापति के रूप में मीर जाफर का, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देता है 1757 में। तो 1757 में अब कौन नवाब है, 1757 में मीर जाफर, मीर जाफर नवाब बन जाता है बंगाल का। इसके बाद मीर जाफर से रॉबर्ट क्लाइव अलग अलग बहाना बना के अलग अलग तरीके से काफी धन वसूल करता है, ठीक है, ऑफिशियल और अनऑफिशियल दोनों तरीके से। उसमें घूस के रूप में भी अपने पास रख लेता है, जिससे कि उसे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है बाद में यहाँ जाने बाद ब्रिटेन में, और उससे तंग आके हुए आत्महत्या भी कर लेता है रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ से जब वो ब्रिटेन जाता है लौट कर वापस, तो उससे उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है और फिर वो आत्महत्या भी करता है। तो आगे की बात है। तो मीर जाफर जब नवाब बनता है, उससे क्लाइव जो है जुर्माना के रूप में कि सिराजुद्दौला के द्वारा बहुत क्षति की गई हमारे विलियम फोर्ट को, तो उससे 20 लाख रुपया लिया जाता है आर्थिक दंड, 20 लाख रुपया वसूल किया जाता है और इसके बाद बार बार वसूला जाता है, ठीक है। तो मीर जाफर जब तंग आ जाता है और वो आनाकानी करने लगता है अंग्रेजों की इस बात से, तो फिर इसी बीच मीर जाफर का दामाद है मीर कासिम, अंग्रेज का दामाद कौन है, मीर कासिम, सॉरी मीर जाफर का दामाद है मीर कासिम, इसकी पोता है स्लिप ऑफ टंग, ठीक है। तो क्या कहें, मीर जाफर का दामाद है मीर कासिम, और वो अंग्रेजों को कहता है कि आप हमको नवाब बना दीजिए, हम आपके अनुसार ही काम करते चले जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा आश्वासन जब मिलता है मीर कासिम से, तो अंग्रेज को क्या है, उसको तो लूटना है। वो क्या करता है, मीर कासिम को बंगाल का नवाब नियुक्त कर देता है, मीर कासिम को बंगाल का नियुक्त कर देता है। कब, 1760 में। और मीर कासिम का कार्यकाल होता है 1760 से 1763। मीर कासिम का कार्यकाल होता है 1760 से 1763, 1760 से 1763। तो मीर कासिम जब 1760 में नवाब बनता है बंगाल का, तो कुछ दिन तो वो 2-4-6 महीना ठीक से काम करता है, अंग्रेज के कहे अनुसार चलता है, लेकिन बाद में उसको लगता है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही कर रहा है अंग्रेज, परेशान हमको। और अंग्रेज को सबक सिखाने के लिए मीर कासिम क्या करता है, अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से ट्रांसफर कर लेता है मुंगेर, मुर्शिदाबाद से मुंगेर, जो अभी वर्तमान में बिहार में है। तो मुंगेर राजधानी ले आता है, और मुंगेर में आने के बाद वो अंग्रेजों को बोलता है कि आप जो भी टैक्स नहीं दे रहे हैं और या 3000 ही दे के बिजनेस कर रहे हैं, तो ये उस समय की बात थी जब फारुखशर बादशाह थे, और अब हम बंगाल का स्वतंत्र नवाब हैं, हम भारतीय जो बादशाह है उसके अंदर में नहीं है, इसलिए अब मेरा रूल चलेगा और आप पे अब टैक्स लगाया जाएगा, अंग्रेज को बोलते हैं। और अंग्रेज वो देने से मना, जब अंग्रेज खुद ही बनाया है किसको, मीर कासिम को, तो वो भला उसके बाद उसने टैक्स क्यों दे, तो अंग्रेज को गुस्सा हो जाता है कि हम टैक्स आपको क्यों दें। तो ये रस्साकसी जो है आपस में चलने लगता है अंग्रेजों के बीच में और मीर कासिम के बीच में। इसी बीच एक घटना हो जाती है 1763 में, पटना कांड, जिसे पटना कांड के नाम से जाना जाता है। कब, 1763 में पटना कांड। पटना कांड क्या है, तो ये जान लीजिए, पटना कांड के नाम से जाना जाता है इसे। एक अंग्रेजी अधिकारी था, कौन, एलिस, एक अंग्रेजी अधिकारी है जिसका नाम है एलिस, इसे आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अंग्रेजी अधिकारी था एलिस, जिस एलिस से लड़ाई हो जाती है मीर कासिम के सेनाओं से, और एलिस को मार दिया जाता है, एलिस की हत्या कर दी जाती है मीर कासिम के सेनाओं द्वारा, जिसका कि अंग्रेज के जो गवर्नर थे या अंग्रेज के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्हें इस चीज़ का बहुत ही गुस्सा आता है, और वो क्या करते हैं, मीर कासिम को
नवाब मानने से इनकार कर देते हैं और कासिम इंडियंस को भी टैक्स फ्री कर देते हैं। वो बताएंगे, ये घटना हो जाती है। और मीर कासिम क्या करता है, जब नहीं अंग्रेज मानता है मीर कासिम की बात को कि हम टैक्स नहीं देंगे आपको, तो कहता है ठीक है, आप नहीं मेरा बात मानिए, हम भारतीय व्यापारी को तो टैक्स फ्री कर सकते हैं और आपके पैरेलली इसको खड़ा कर सकते हैं। इसलिए मीर कासिम भारतीय व्यापारियों को कर मुक्त कर देता है और अब कंपटीशन हो जाता है अंग्रेजी व्यापारियों और भारतीय व्यापारियों के बीच में। तो ये रसाकसी था ना, इससे परेशान हो जाता है अंग्रेज। और इसी बीच एक घटना हो जाती है एलिस के साथ कि एलिस की हत्या कर दी जाती है मीर कासिम के सेनाओं के द्वारा, जिसे पटना कांड के नाम से जानते हैं। और इससे अंग्रेज काफी क्रोध में आ जाता है और वो करता है क्या कि मीर कासिम को नवाब हटाकर फिर से मीर जाफर को नवाब बना देता है बंगाल का 1763 में। पुनः 1763 में पुनः नवाब बना दिया जाता है किसको, मीर जाफर को। इसके बाद मीर कासिम को लगता है कि अब तो नवाब हम रहे नहीं और हमको मारा भी जा सकता है अंग्रेज के द्वारा। तो वो क्या करता है, मीर कासिम यहाँ से भागकर चला जाता है सहायता के लिए अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास। अवध के नवाब सुजाउद्दौला जो उस समय शक्तिशाली थे, और सुजाउद्दौला उस समय चले जाते हैं दोनों मिलकर किससे मिलने, शाह आलम द्वितीय, जो उस समय उत्तर मुगल काल के तत्कालीन बादशाह थे, शाह आलम द्वितीय। और तीनों में एक संधि होती है और उस संधि के तहत तीनों मिलकर अंग्रेजों से नहीं तीनों मिलकर एक संधि करते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, एक युद्ध होता है जिसे हम बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जानते हैं, और वही है बक्सर युद्ध। और युद्ध बुलाया जाता है 1764 में, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। तो बक्सर का युद्ध अगर पूछा जाए कि किनके किनके बीच लड़ा गया, तो आप लोग को क्लियर हो गया कि ये युद्ध बंगाल का नवाब जो मुंगेर में था वो कौन था, मीर कासिम, और अवध का नवाब सुजाउद्दौला, और भारत का बादशाह तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन तीनों के बीच लड़ा गया कौन सा युद्ध, बक्सर का युद्ध। ठीक है, कब लड़ा गया, 1764 में लड़ा गया बक्सर का युद्ध। और अब इस युद्ध में क्या हुआ ये जानना है, इसमें डेट भी आप लोग लिख है 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर 1700, इधर ध्यान दें, 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया बक्सर का युद्ध। किनके किनके बीच क्लियर हो गया, फिर से दोहरा देते हैं एक बार। मीर कासिम जो मुंगेर का था, बंगाल का नवाब मुंगेर में था अपना राजधानी बनाकर वो, और दूसरा अवध का नवाब सुजाउद्दौला, और तीसरा भारत के बादशाह उत्तर मुगल कालीन शाह आलम द्वितीय। ये युद्ध, इसके बाद तीनों संयुक्त रूप से तीनों की सेनाएं और अंग्रेज की सेनाओं के बीच होता है बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। यह युद्ध कोई षड्यंत्रकारी युद्ध नहीं था, यह युद्ध वास्तविक रूप में लड़ा गया था अंग्रेजों के बीच और इन तीनों की संयुक्त सेनाओं के बीच। इस युद्ध में, वास्तविक युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हो गए और इन लोगों की जो भारतीय राजा राजवाड़े थे इनकी पराजय हुई। और इस पराजय में सिर्फ पराजय ही नहीं हुई बल्कि मीर कासिम की हत्या कर दी गई, बच गए सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय तो गए नहीं थे युद्ध में, उनकी सेनाएं गई थी, लेकिन हार तो वो भी गए इस युद्ध को। इसके बाद इस समय जब युद्ध चल रहा था तो इस समय युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजों की तरफ से कौन कर रहे थे, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो, इसको आप लोग लिख रहे हैं हेक्टर मुनरो थे। कब जब युद्ध चल रहा था बक्सर का, उस समय अंग्रेजी सेनाओं का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। और जब युद्ध की समाप्ति होती है और बात आती है संधि की, तब कौन आ जाते हैं गवर्नर, तो रॉबर्ट क्लाइव को पुनर्नियुक्त कर दिया जाता है। और ये संधि होता है दो पार्ट में। पहला होता है 12 अगस्त 1765, पहला होता है 12 अगस्त 1765, ये प्रथम संधि है। और दूसरा 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765,
ठीक है, 2 संधि होता है। इस संधि को इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। तो जो 22 अक्टूबर 1764 का संधि होता है, 12 अगस्त 1765 का मुगल के साथ होता है ये संधि। ठीक है, पहला संधि होता है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ, जिसमें यह निर्णय होता है कि अब जो है आज से बंगाल क्षेत्र, बंगाल प्रांत का, बंगाल प्रांत इट मीन्स बिहार, उड़ीसा, बंगाल, ये संयुक्त था बंगाल प्रांत, और ये सारे प्रांत का एकाधिकार अब मेरा होगा, और इस पर हम कोई टैक्स भी नहीं देंगे, जितना चाहे उतना व्यापार भी करेंगे, और यहाँ के व्यापारियों से या यहाँ के जो लोग हैं उनसे जो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा वो टैक्स कलेक्शन अब हम ही करेंगे। ये अधिकार मिल जाता है और एक शाही फरमान मिल जाता है इस संधि के द्वारा, किसको? अंग्रेजों को, शाह आलम द्वितीय से। इसके बाद जो संधि होती है 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि, इसमें ये होता है शुजाउद्दौला और अंग्रेज के जो गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच। इस संधि में ये निकल के आता है कि जुर्माना के रूप में 50 लाख रुपया पे करना होगा शुजाउद्दौला को, अंग्रेज को, और इसके बाद चुनार का किला और कड़ा वो अंग्रेजों का होगा। इसके बाद एक सेना, अंग्रेज की सेना, जो उनके खर्चे पे, शुजाउद्दौला अवध के नवाब के खर्चे पे यहाँ रहेगी। तो ये इस संधि से निकल के आता है। तो इससे आप स्पष्ट हो गया कि क्लियर हो गया कि जो पलासी का युद्ध था ये अंग्रेजों का पैर जमा पहला कदम था। पलासी का युद्ध अंग्रेजों का जो भारत में इस्टेब्लिशमेंट हुआ उसका पहला कदम था, और बक्सर का युद्ध जो था इससे यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज अब यहाँ से जाने वाले नहीं है और वो पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो चुके हैं। इसलिए बंगाल ये संयुक्त रूप से पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध को हम बंगाल विजय के नाम से पढ़ते हैं, और इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे कवर हो गए, और इसको आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।